हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर लाइक अ टॉपर। मतलब आप टॉपर्स की जैसे जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी 95%, 96%, 98% लाते हैं मार्क्स एग्जाम्स में, यानी बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो अपने आंसर शीट कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी गलतियां वो नहीं करते हैं, ठीक है, और जो जो गलतियां आप करते हो वो कैसे कैसे नहीं कर सकते हो। तो मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आंसर राइट करते टाइम, ठीक है। तो अपन देखने वाले हैं उसी के साथ साथ टॉपर की आंसर शीट। जो भी टॉपर रहा था 2022 में, उसकी आंसर शीट कैसी थी, उसने इकोनॉमिक्स एग्जाम जब दिया था उसने कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा था और कैसी कैसी चीज़ें उसने करी थी और कौन कौन सी चीज़ अपन उससे सीख सकते हैं और अपन अपने एग्जाम्स में भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो जो अपन ने स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाई थी, जो अपन 50 डेज में कवर करने वाले थे, सारा सिलेबस वगैरह, जो भी कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको कैसे एक्ट करना चाहिए, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर बात करते हैं एग्जाम में आप आंसर कैसे अच्छा लिख सकते हैं, टॉपर्स कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं, कौन कौन सी नहीं करते हैं, उसको देखने के लिए सबसे पहले प्रूफ जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसका प्रूफ देने के लिए एज ए मेनली मैं 2022 के टॉपर की आंसर शीट दिखाने वाला हूं आपको कि उसने कैसे आंसर शीट लिखी है और कौन कौन सी चीज़ें उसने करी है जो आपको भी देखनी है और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर अपन बात करें तो ये इकोनॉमिक्स के पेपर की आंसर शीट है। अब देखो इसने क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करी है। अब देखो सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, राइटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो, आप कुछ भी लिख रहे हो। राइटिंग हमेशा शुरू से लेकर एंड तक राइटिंग बिल्कुल सेम रहनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव लगनी चाहिए और समझ में सब कुछ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ राइटिंग के अलावा स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो एक तरह से फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब जैसे एक वर्ड है, दूसरा वर्ड लिखा, उसके बीच में जो स्पेस है वैसा ही पूरी कॉपी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को आप बिल्कुल चिपका करके लिख रहे हो, किसी को बिल्कुल दूर रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट करती है आपके इंप्रेशंस को। किसमें, आंसर शीट के अंदर, ठीक है। कि जैसे देखो अब यहाँ से लिखा हुआ है, इसके अंदर ये इतना गैप है, फिर इसके अंदर भी इतना गैप है, ये इतना गैप है, ये इतना गैप है, ये गैप है। तो ये सारे गैप क्या है, मेंटेन किए हुए हैं। देखो आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दबा करके लिख दी है, बहुत पास पास में लिख दी है। कि देखो इसने क्या किया है, गैप मेंटेन किया है, ठीक है। इन सबके बीच में गैप मेंटेन है, चाहे आप कुछ भी देखो। फिर सेकंड चीज़ की अगर अपन ने बात करी, राइटिंग क्या है, बिल्कुल सेम चल रही है। देखो आगे भी अगर अपन लेके चले तो राइटिंग बिल्कुल सेम चल रही है। ऐसा नहीं है कि यार कुछ अलग सी राइटिंग दिख रही है या फिर खत्म होने वाला होगा टेस्ट तब उसने कुछ अलग राइटिंग लिखी हो, बिल्कुल घसीटा मार दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। बिल्कुल शुरू से एंड तक जो राइटिंग चल रही थी वही एंड तक राइटिंग चल रही है। ये देखो, ये आपको मैं पूरी कॉपी उसकी दिखा चुका हूँ। तो अब इसकी कॉपी में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखनी है इंपॉर्टेंट, वो देखो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, राइटिंग का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ही राइटिंग लिखनी है, स्पेसिंग उसके बीच में बराबर होनी चाहिए। और फिर अगर अपन बात करते हैं तो अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना जरूरी है। जैसे देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जैसे यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी अंडरलाइन करा हुआ है, देखो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पे अंडरलाइन है, ये इधर अंडरलाइन है। फिर उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो देखो जैसे जहाँ पे ये एमपीसी की बात आ गई, जहाँ पे एमपीसी का लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मतलब अंडरलाइन करी हुई है। फिर उसके बाद जहाँ पे जैसे ये k = 4 आ गया, यानी मल्टीप्लायर इसका क्या आ गया, 4 आ गया, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दी। तो ये सारी क्या है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे सीधा जो एग्जाम चेक करने वाला है उसका फोकस इस पर ही जाता है। फिर देखो जैसे लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हैं उसके पीछे अंडरलाइन कर दी, ये पूरी अंडरलाइन हुई है, ओके। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे अंडरलाइन है, तो मतलब अंडरलाइन करा हुआ मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट अच्छे से किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये सारी जगह क्या है, अंडरलाइन हुई है। फिर उसके बाद ये चीज़ देखो, ये कितना अच्छा डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, किसके अंदर आया है, डेप्रीशिएशन और कैपिटल कॉस्ट के अंदर डिफरेंस बताना है, ये क्वेश्चन आया था। अब
बेसिस किसके बेसिस पे डिफरेंस दे रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग, फिर दे दिया नेचर, फिर प्रोविज़न, फिर उसके बाद अपन ने दे दिया डोंट इफेक्ट प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें क्या दे दी है, ये एज ए बेसिस दे दी है किसके बीच पे डिफरेंस बताने वाले हैं। तो ये चीज़ें क्या लगती है, अच्छी लगती है। और अब देखो ये फॉल इन द वैल्यू, डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी मशीनरी की वैल्यू में फॉल होना, मतलब वो धीरे धीरे घिस जाना, उसकी वैल्यू में फॉल हो जाना। तो ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन वैल्यू है, तो फॉल इन वैल्यू पे अंडरलाइन कर दिया गया है। फिर लॉस इन द वैल्यू, ये कैपिटल लॉस मतलब वैल्यू के अंदर लॉस होना, फॉल नहीं होना, लॉस हो जाना। तो ये चीज़ें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या दिखा रही है, दोनों के अंदर डिफरेंस दिखा रही है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, एक जगह से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। फिर देखो ये यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, तो मतलब क्या बता रखा है कि आंसर ऐसे होने चाहिए कि आपको देखते ही जो आंसर देखने वाला है, कॉपी चेक करने वाला है, उसको देखे कि हाँ ये चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी है, मेरे को यहाँ पे नज़र डालनी है। तो मतलब जो आंसर देने वाला है, जैसे मैं अगर आंसर लिख रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो उस पॉइंट पे देखे जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट चीज़ राइट है तो आपका पूरा आंसर भी राइट है। और कॉपी चेक करने वाले के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि वो आपके एक एक अक्षर को पढ़े। उसको ये देखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन बात है, इसका क्रक्स है, वो सही लिखे हुए हैं या नहीं है। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसके क्रक्स है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी करनी है आपको। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये अंडरलाइन वगैरह का सारी चीज़ें हो रखी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे देखो ये 11th वाला यहाँ पे शायद लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर नेशनल इनकम से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेशनल इनकम पे देखो, अगर कोई न्यूमेरिकल आया है तो प्रॉपर न्यूमेरिकल के हिसाब से ही सॉल्व किया हुआ है। देखो बिल्कुल सारी जगह हर चीज़ अच्छे से डाल रखी है। जो क्वेश्चन है, जो कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अच्छे से लिख रखा है, ये देखो। ठीक है, फिर जो जो चीज़ें हैं, जैसे अब देखो ये गिवन है, ये गिवन भी डाल रखा है। तो मतलब ये चीज़ें क्या करती है, ये बहुत अच्छा शो करती है, इंप्रेशन अच्छा डालती है। अब सारी चीज़ें लिख दी। अब जैसे NVA आ गया, ठीक है, अब ये आंसर आ गया तो इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद अगर नई चीज़ लिखी है तो फिर सेकंड पॉइंट डाल के वो चीज़ लिख दी है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको 12th क्वेश्चन की बात करूँ, जो लॉन्ग आता है, ठीक है, वो लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक पॉइंट डाला रेपो रेट, फिर रेपो रेट को एक्सप्लेन किया। फिर दूसरा डाला रिवर्स रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट को एक्सप्लेन किया है। फिर ऐसे चीज़ें क्या की है, एक्सप्लेन करिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट देख लो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश ये करो, आपको 100% उसके अंदर डायग्राम बना के आना है। ग्राफ आता है तो ग्राफ बना के आना है। ग्राफ बनाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आया, इसने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाया तो इसका सीधा राइट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे देखो, अब ये पूरा एक पेपर, सिंगल पेपर किसको डेडिकेट कर दिया, ग्राफ को डेडिकेट कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दी ये वाली, ठीक है, आफ्टर और बिफोर वाली। और इससे क्या हुआ, इससे इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ा कि अगर जैसे ही एग्जामिनर ने देखा, कॉपी चेक करते टाइम देखा, तो अरे यार इस बच्चे को तो आता है, इसने सही चीज़ें लिखी होगी। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो जहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स कट रहे थे वो सोच रहा था कि यार यहाँ पे काट सकता हूँ, बाकी इससे अगर इंप्रेस हो गया तो आधा एक मार्क एक्स्ट्रा दे दिया। तो हो सकता है आपको भी ऐसा मिल जाए। तो इसको क्लियर, ग्राफ्स को क्लियर और स्पेसिंग के साथ बनाना। स्पेसिंग के साथ मतलब ये अच्छे से एक सिंगल पेपर पे बना दो। फिर इसका एक्सप्लेन भी कर दो, इसको एक्सप्लेन भी कर दो कि क्या बना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है और क्या कौन सी चीज़ें क्या चीज़ शो कर रही है, वो एक्सप्लेन भी कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वापस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया और ये आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये खत्म होने के बाद लाइन खींच दी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एंड हो गया। तो अब इसकी कॉपी से अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी, अब वो देखते हैं अपने की पॉइंट्स क्या है। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊं आपको, तो सबसे पहले होनी चाहिए गुड हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक वही सेम राइटिंग आपको फॉलो करनी है। फिर सेकंड अगर मैं बात बताऊं, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट्स या अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन भी आपको करना है, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर देना। फिर थर्ड, यूज ऑफ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग।
हेडिंग। अब हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज़ करना, ये क्या होता है, अब जैसे आप देख लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो अलग अलग चीज़ों में पार्ट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें ही ये चीज़ है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है, एक तरह से छोटी मोटी हेडिंग है, मतलब आप आंसर में एक हेडिंग लिख रहे हो और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये चीज़ें अगर ब्लैक पेन से होगी तो ये और भी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे भी हो सकता है ये ब्लैक पेन से ही हो, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आया है पेपर, इसलिए अपन को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है ब्लैक पेन में ही हो और इसको अंडरलाइन भी आपको करना है। तो ब्लैक पेन है से हेडिंग के लिए आपको यूज़ करना है, किसी भी चीज़ की आप हेडिंग डाल रहे हो उसमें ब्लैक पेन का यूज़ करो। फिर अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, यूज़ पेंसिल या ब्लैक पेन टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। के मतलब अंडरलाइन करो आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उसको ब्लैक पेन से कर दो। अगर पेंसिल लेके गए हो तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम वगैरह आपको पेंसिल से ही बनाने चाहिए और पेंसिल से ही आपको अंडरलाइन भी कर देना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताऊं कि आंसर्स कैसे लिखना है, तो आंसर्स ऐसे लिखो कि अगर शॉर्ट आंसर है तो उसको कम से कम 1 पेज दो। अगर लॉन्ग आंसर है, अगर सिक्स्थ पॉइंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है मतलब हाई मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 पेजेस तो देने ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको कुछ ध्यान रखनी है। और देखो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे ये कॉपी है, अगर आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है और लास्ट में 2-3 लाइनें बचती है, तो उस लाइन पे ही मत चालू हो जाओ, नेक्स्ट पेज लो, इधर PTO लिखो और नेक्स्ट पेज से चालू हो जाओ लिखना। ओके, तो मतलब अगर नीचे 2-3 लाइनें 4 लाइनें छूटती है तो उसको छूटने दो, नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करो। तो ये भी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की है, मतलब कॉपी को क्लियर रखना। ठीक है, और 7 पॉइंट एक और ये भी लिख लो कि काट पास ना करो। नहीं, काट पास नहीं मतलब जैसे अगर आपको कोई चीज़ गलत हो गई, जैसे आपने कोई आंसर लिखा, आपका वो चीज़ गलत हो गई, मतलब एक लाइन गलत हो गई, तो आप एक पेन से लो और एक चीज़ से उसको एक बार कट कर दो। ऐसे नहीं कि आप उसको ऐसे आप बिल्कुल काला काला करने के लिए बैठ गए हो, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।